हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। फिजिक्स पे स्पेशल फोकस की मैं इसलिए बात करता हूं कि अगर फिजिक्स में आपके 150 प्लस आ जाते हैं तो आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने के पूरे चांस रहते हैं। यही नहीं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता है। जरा सा सोचिए कि अगर फिजिक्स पे आप ध्यान जैसे कम देते हैं, उस वजह से अगर 50 नंबर आ गए फिजिक्स में, सपोज ध्यान नहीं दे पाए, पढ़ नहीं पाए, 50 नंबर अगर फिजिक्स में आ जाएंगे तो उसके बाद केमिस्ट्री एंड बायो में फुल भी ले आओगे। केमिस्ट्री में 180, बायो में 360, 360, 180 और 50 को जोड़ेंगे तो केवल 590 होता है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही नहीं सकता है। इससे क्या समझ में आता है कि हमको सब्जेक्ट्स के बीच में बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है और फिजिक्स पे स्पेशल, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने का मन आपका नॉर्मली ज्यादा नहीं करता है। शायद आपको पहले इंटरेस्टिंग टीचर नहीं मिले, जैसा कहा जाता है कहावत के तौर पे कि फिजिक्स में बच्चा वही डर रहा होता है। एक प्रमुख कारण उसमें हो सकता है कि टीचर इंटरेस्टिंग नहीं मिला, उसका जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो सरल नहीं रही, जिससे कि आसानी नहीं लगी। अगर इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है कि टीचर अच्छा नहीं मिला है, तो वो दिक्कत मैं दूर कर दूंगा, ये पक्का है। आपको फिजिक्स आसान लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी और पढ़ने का दिल करेगा। इससे फायदा ये होगा कि आप 150 जो मैं लेक्चर्स दे रहा हूं, ये तो फुल में फुल वाले हैं, पूरा सिलेबस में कवर कर रहा हूं, लेकिन इसको फॉलो करने के बाद 150 प्लस तो एकदम, मतलब आप लिख लीजिए, कहीं गए नहीं, और ऐसा आप कर लेते हैं तो आराम से डॉक्टर बन जाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज की बात। ऑलरेडी आपके लिए क्लास 11 फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर चुका हूं। 12th में हम लोग वेव ऑप्टिक्स पर हैं, चैप्टर नंबर 10 पर। आइए शुरू कर लेते हैं। तो ये जैसे 10 है चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, ये मैंने नीट इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट वाले बच्चों के लिए ही, ना ये बोर्ड्स के लिए है ना ये जेई के लिए है। आपको जो चीज चाहिए वही है इसमें, ठीक है। इस चैप्टर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट आज हम लोग करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस की बात करेंगे। इसी तरह आने वाले पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि क्लास 11 पूरी खत्म कर चुका हूं, 12th में 10 चैप्टर पे है, एक जगह इकट्ठा कर दिया है जैसे आपको दिक्कत ना हो। इसका नाम, ये गूगल शीट है, इसका नाम दे दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी। यहां पर देखिए चैप्टर के नेम लिखे हैं, उसके सब टॉपिक्स हैं और यहां पर प्ले बटन यानी लिंक लगे हुए हैं। जिस भी प्ले बटन को आप दबाएंगे, जो आप देखना चाहते हैं वो वीडियो ओपन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। पूरा सिलेबस फिजिक्स का प्लस जो आने वाली सीरीज हैं एक जगह मिलेंगी, वरना खोजने में बहुत दिक्कत होती है, ये मैं जानता हूं, जब आप पढ़ना चाहते हैं। और फिजिक्स में जो आपका बिहेवियर है, अंतिम 3 महीनों में आप हमला करते हैं और उस हमले में समय बड़ा कीमती होता है, तो समय इससे बच जाएगा। खैर एनीवे, इस पे आप पहुंचेंगे कैसे इस वीडियो लाइब्रेरी पर? उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अरविंद एकेडमी नीट के होम पेज पे आ जाएं। ये देखिए यहां पर लिंक दिया हुआ, क्लिक करिए, ऐसे लिंक खुलेंगे, पहले वाले को क्लिक कर देंगे तो ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंच जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक लगा दूंगा। अपना एक अरविंद एकेडमी के नाम से भी चैनल है, क्लास 12 बोर्ड्स पे वो फोकस करता हूं फिजिक्स पे, और वहां बच्चों को बड़ी मदद मिली है। 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर भी इसीलिए हो गए कि बच्चे बोलते हैं कि सर आप बड़ी सरल भाषा का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी समझ में आता है, बिल्कुल क्लैरिटी मिलती है। तो मैं यही बात यहां पर आपके लिए ये नया चैनल शुरू किया, आपके लिए, आपको ये दिक्कत मैं दूर करके ही रहूंगा, ये पक्का है, एकदम 100%। आप बस इसका फायदा उठाइए। तो आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को चाहिए होता है इसका पीडीएफ भाई, तो पीडीएफ के लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, यहां पर इसका पीडीएफ मिलेगा, नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा। और आपके लिए अरविंद एकेडमी ऐप भी है, इसको बेटा लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में जाएं। कई ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं जो नीट की जर्नी के आपको आसान कर देंगे और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा करा सकते हैं। चलिए आज की बात, या जो पढ़ाई जिस वजह से ये वीडियो बना है, बना लेते हैं। देखिए क्या है कि आपको अंदाजा ही है, फिर भी जो मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना यानी बड़े लेवल का फिनोमिना, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, सीधी दिशा में चलने का जो प्रॉपर्टी होता है, वो सब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स से कर लेते हैं, जिसमें ज्योमेट्री का यूज होता है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बात की जाती है। लेकिन कुछ माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना जैसे कि इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से यानी रे ऑप्टिक्स से नहीं समझा सकते। रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक ही नाम है, एक ही बात है।
उसको हम रे ऑप्टिक्स से नहीं समझा पाते, तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट वेव थ्योरी का इसके साथ अटैच करना पड़ा, मजबूरी रही हमारी। और वेव ऑप्टिक्स वो ब्रांच हो गई जिसमें हम इस लाइट को वेव नेचर मानकर उसकी स्टडी करते हैं। तो लाइट का अभी आप देखेंगे अगला स्लाइड ऐसा ही है कि लाइट के पास डुअल नेचर है। कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो केवल और केवल आपको पार्टिकल नेचर या से साबित हो जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं बिना वेव माने हुए नहीं साबित होंगे। तो ये आपने देखा वेव मोशन। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले क्या था, जो लाइट थी ना, उस लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव, न्यूटन साहब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही समझते थे। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए, काफी हद तक मामला लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे टिका रहा। लेकिन एक फिनोमिना रहा जो आपके कोर्स में अब भी है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कोर्स में है, पोलराइजेशन। उसने उस फिनोमिना को थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली तो दिख ही रहा था, थ्योरेटिकली तभी हम प्रूफ कर सकते हैं जब हम लाइट को ट्रांसवर्स वेव माने। तो पोलराइजेशन ने यह साबित कर दिया कि लाइट वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। समझ, याद रखिएगा इसको, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती हैं, जबकि साइंटिस्टों ने शुरू में लॉन्गिट्यूडनल माना था। अब ये नेचर ऑफ लाइट जैसे आप क्लास 10 से ही पढ़ रहे हैं, डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, जो कि आप समझ सकते हैं। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11 में आप पढ़ेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम केवल एक्सप्लेन कर सकते हैं पार्टिकल नेचर मान के, आइंस्टाइन की यही थ्योरी है। और भैया दूसरा जो वेव वाला मामला है वो इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और भी कई नेचर्स हैं जिनसे हम वेव मान के ही साबित कर सकते हैं कि ये फिनोमिना घट रहे हैं। अब ये इस वेव नेचर का जो एक बेसिस है वो हाइजेंस प्रिंसिपल है। एक साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट, 1678 में उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया, लॉजिक दिया, अजम्पशंस दिए, जिसकी बेसिस पे वेव थ्योरी खड़ी हुई, आगे बढ़ी। तो इनके जो अजम्पशंस थे वो जरा जल्दी से देख लेते हैं। इनके हिसाब से जो है लाइट वेव ट्रेवल करती थी वेव के फॉर्म में। तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, सभी डायरेक्शन में लाइट वेव ट्रेवल करती हैं। एक डायरेक्शन में मान लीजिए सोर्स है तो चारों दिशाओं में ट्रेवल करती हैं। डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट वेवलेंथ होता है, ये इनके थ्योरी थी, कह लीजिए थ्योरी ऑफ लाइट। डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट वेवलेंथ, बड़ी अच्छी बात। और जैसा मैंने बताया कि पहले लॉन्गिट्यूडनल समझी जाती थी, लेकिन लाइट वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर हैं, ये भी बात हो गई। अब इन्होंने ये भी माना था कि हमारा जो स्पेस है वो ईथर एक ऐसा मीडियम है जिससे भरा हुआ है, जिसकी डेंसिटी काफ़ी कम है, इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा है। बाद में ये प्रूफ हुआ कि ईथर जैसा मीडियम नहीं होता है, लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी में इस बात को कंसीडर किया था कि भाई हर जगह ईथर टाइप का एक भरा हुआ है, जिससे ये एक्सप्लेन कर पाए अपनी बात। एक्सपेरिमेंटली अब ऐसा नहीं है, साबित हो चुका है। अब आगे की बात करें इन्हीं थ्योरी की, तो ये जो हाइजेंस की थ्योरी थी, ये जो रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो ये एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या क्वांटम इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती, थ्योरी फेल कर जाती है। और इसी थ्योरी ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। तो अब वेव फ्रंट क्या होता है उसकी भी चर्चा हम लोग तुरंत करते हैं, क्योंकि वेव फ्रंट के समझने पर ही आप वेव थ्योरी फर्दर एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। अब वेव फ्रंट क्या होता है कि कोई भी मीडियम ले लीजिए, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स सेम फेज में ऑक्सीलेट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। कहने का मतलब किसी मीडियम में मान लीजिए ये एक लाइन हमने खींची, लोकस बोलते हैं, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस का मतलब पाथ। तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑक्सीलेटिंग इन सेम फेज, मतलब यहां पर अगर ये वेव फ्रंट अगर है, समझिएगा बहुत आसान बात, तो यहां पर जितने भी आप पार्टिकल लेंगे मीडियम के, सबका फेज एक ही होगा, इन सबका कांस्टेंट फेज होगा, मतलब एक ही फेज होगा। जैसे पानी में एक पत्थर आप डाल देते हैं तो लहर दिखती है ना, एक ट्रफ दिखता है नीचे वाला, पीक दिखता है, पीक एंड ट्रफ। तो जो पीक होता है वो आप बैठे रहे किनारे पर तो वो आपकी तरफ आता जाता है, तो वो पीक क्या है, वो वेव फ्रंट है। ट्रफ भी एक वेव फ्रंट है ना। तो जो सेम फेज में वो सारे वेव फ्रंट है। तो जैसे पानी में पत्थर आपने मारा, एक लहर उत्पन्न हुई और आपको वो जो लहर है वो लगता है आपकी तरफ आ रही है, वो कोई
वाटर पार्टिकल थोड़ी आपकी तरफ आता है, वो डिस्टरबेंस आती है, जो ये वेव फ्रंट में पीक वाला बना है वो लगता है ऐसे हमारी तरफ आता जा रहा है, तो वो क्या है बेटा, वेव फ्रंट। तो सिंपल सी बात समझने के लिए कि मीडियम में लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस मतलब वो पाथ जहां पर मीडियम के पार्टिकल एक ही फेज में ऑक्सीलेट कर रहे हों, उसे हम बोल देते हैं वेव फ्रंट। उम्मीद है कुछ हद तक आप समझ गए होंगे। जो भी वेव फ्रंट कैसे कितने प्रकार की होती है मोटे तौर पे वो भी बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात सीख ली जाए कि वेव फ्रंट से अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई लाइन खींच दें तो वो रे का डायरेक्शन होता है। जैसे अगर वेव फ्रंट ये है, वेव फ्रंट बेटा, तो ये इससे 90 बनाते हुए अगर कोई आप डायरेक्शन खींच देंगे तो ये क्या हो जाता है, रे का डायरेक्शन। अच्छा, कोई बच्चा कह सकता है सर कि इधर भी तो 90 बनेगा। जी हाँ, लेकिन रे का डायरेक्शन किधर बनाते हैं, जिस तरफ रे चल रही है। अगर प्रोपोगेशन इस तरफ है तो रे भी इसी तरफ लेते हैं, क्योंकि रे ये बताता भी है कि प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इस डायरेक्शन में। तो रे से हम ये जानकारी ले लेते हैं कि एनर्जी किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। एनर्जी क्यों, क्योंकि वेव एनर्जी कैरी करती है। बात समझे? तो वेव फ्रंट जब मिलेगा उससे 90 डिग्री पर जो लाइन खींच दोगे वो रे हो जाएगी, और वो रे हमारे काम की है। और अभी तक आपने जो पढ़ाई की है 10th क्लास से लेकर 12th तक, और अभी भी जो अपने कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे होंगे, अगर प्रेम से पढ़ा रहे होंगे, कि वो रे की ही चर्चा आप अधिकतर करते रहे हैं। रे डायग्राम याद कीजिए। तो खैर, तो ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, इसलिए कि आप कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है जिससे आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आगे की बातचीत हम लोग बढ़ाते हैं, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या रहा कि किस किस टाइप के वेव फ्रंट मोटे तौर पे मिलेंगे। मान लीजिए आपके पास पॉइंट सोर्स है, एक छोटा सा बल्ब जला दिया आपने, पॉइंट सोर्स, और वो क्या करेगा, चारों दिशाओं में लाइट को एमिट करेगा। तो आपको जो वेव फ्रंट मिलते हैं वो स्फेरिकल इन नेचर। ये भी देखिए वेव फ्रंट है, ये सारे वेव फ्रंट हो जाएंगे। ठीक है, कितने होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि आर डिस्टेंस पर आप जाओगे तो ये सेम डिस्टेंस पर सब ऑक्सीलेशन कर रहे हैं फेज। तो ये मिलता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, यहां दो बातें याद रखिएगा। वेव में क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इस बात को पकड़े रहिएगा। अब यहां पर देखिए एम्पलीट्यूड होता है 1/r के बराबर, यानी जितनी दूरी जाएंगे एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। और इसी रिलेशन जो ऊपर बताया है, I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, इसी के बेसिस पे I निकालोगे तो ये a स्क्वायर हो गया 1/r स्क्वायर। अगर a पता है तो I निकालने में कोई दुविधा नहीं है। तो a इज प्रोपोर्शनल टू 1/r इन स्फेरिकल वेव फ्रंट, और इंटेंसिटी हो गई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब देखिए ये तो हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगला आ जाता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर मान लीजिए कोई लीनियर सोर्स है, आपको आसान भाषा में समझाने के लिए, जैसे ट्यूबलाइट आपके यहाँ रहती है, वो तो बड़ा मोटा सोर्स है वैसे, ट्यूबलाइट होती है ना, जानते ही हैं। उसे साइंटिफिकली बात करें तो स्लिट क्या होता है, एक पेपर ले लीजिए, उसमें ब्लेड से कट मार दीजिए, पीछे बल्ब जला दीजिए, स्लिट बन गई। पेपर इतना महीन सा वो रहेगा कट कि वो उसे स्लिट बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में कह लीजिए। समझ, लीनियर सोर्स आप समझ गए होंगे। वहां से जो वेव फ्रंट पैदा होती हैं वो सिलिंड्रिकल इन शेप होती हैं, और सिलिंड्रिकल इन शेप में जो एम्पलीट्यूड है वो 1/√r के प्रोपोर्शनल होगा, और इसी का स्क्वायर, जैसे मैंने बताया I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, वो हो जाएगा 1/r के बराबर। ये आपके यहाँ पूछ लेते हैं बेसिकली ये तिकड़म, इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग ये जो कवर कर रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा। एक क्वेश्चन मतलब ये तैयारी 180 में 180 वाली है। 150 इसलिए बोलते हैं आपसे कि अगर मैं 180 में 180 ज्यादा बोलूंगा तो आप डर जाएंगे, सोचेंगे झूठ बोल रहे हैं। तो मैं करवा तो 180 में 180 वाली बात रहा हूं, बोल 150 प्लस रहा हूं। नॉर्मली लोग 150 प्लस करवाते हैं, बोलते 180 हैं, मैं उल्टा कर रहा हूं कि 180 का काम करवा रहा हूं, बता 150 प्लस रहा हूं। खैर एनीवे, आप खुद भी फील करेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को जरूर पकड़ के रखिए, आपके यही सवाल आ जाता है, टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे आप। खैर अगली बातचीत देखते हैं, जिसे आप बोलते हैं प्लेनर वेव फ्रंट। तो प्लेनर वेव फ्रंट, या तो जो आपका सोर्स है वो प्लेनर के रूप में लाइट एमिट कर रहा हो, जो सोर्स है, कहाँ गया,
एमिटिंग पैरेलल रेज। तो पैरेलल रेज जब एमिट करेगा तो वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर बनाओगे तो प्लेनर आ जाएगी। तो एक तो होगा कि जो पैरेलल रेज एमिट करे, या फिर कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट का बहुत दूरी पर छोटा सा टुकड़ा ले ले। मतलब जैसे बल्ब जलाया आपने और बहुत दूर एक छोटा सा टुकड़ा लोगे तो ये कैसी वेव्स बन जाती हैं, ये बन जाती है प्लेनर। आप सोचेंगे सर ये तो स्फेरिकल लग रहा है। जब दूरी बढ़ जाती है तो ये स्फेरिकल पार्ट बहुत ही कम हो जाता है, लगभग प्लेन। आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ी अजीब बात है। अजीब बात तो है लेकिन सच है, क्योंकि आप धरती पर जैसे रहते हैं तो धरती भी तो मोटे तौर पे स्फेयर है, लेकिन आपका कमरा, आपका प्लेग्राउंड, आपका स्कूल और जहां पढ़ने जाएंगे आप डॉक्टरी, वो सब तो प्लेन ही सरफेस दिखती है आपको, क्योंकि वो बड़े स्फेयर का छोटा सा पार्ट है ना। वो क्रिकेट का मैदान थोड़ी घुमा हुआ दिखता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर स्फेरिकल का हम छोटा, बड़ी रेडियस है, बड़े स्फेयर का छोटा सा पार्ट लेंगे तो लगभग प्लेनर आ जाएगा। तो ये प्लेनर वेव फ्रंट हो गई भाई। और यहां पर इंटेंस एम्पलीट्यूड हो गया r की पावर 0 और इंटेंसिटी भी r की पावर 0। अभी छोटा सा नोट है, ये भी बड़ा काम का रहता है क्योंकि आपको ज़्यादा थोड़ी मैथ्स घुसेड़नी है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि कभी भी जो प्लेनर वेव फ्रंट है, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई जेड होता है ना, तो जेड बराबर कांस्टेंट कर देना। अगर कोई एक्स वाई प्लेन में है तो उस वेव फ्रंट की इक्वेशन हो जाएगी z बराबर k, यानी कांस्टेंट। और मान लीजिए वाई जेड में है तो जो बचा हुआ है, देखिए x बच गया ना, तो x बराबर कांस्टेंट। और क्या बचा बेटा, एक्स जेड प्लेन में अगर है तो यहाँ पे y बच गया तो y बराबर कांस्टेंट। इसको याद कर लीजिए आप, ज़्यादा दिन समझाने में 3D कहाँ सीखेंगे, इतना याद कर लीजिए। एक्स वाई प्लेन में तो z बराबर कांस्टेंट और वाई जेड में तो x बराबर कांस्टेंट। जो नहीं है इसमें एक्स जेड, वाई नहीं है, y बराबर कांस्टेंट। खेल खत्म। तो ये उसकी इक्वेशन हो जाएगी। किसकी इक्वेशन हम बता रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट की। नहीं तो सोचो पता नहीं क्या हो गया, गुल हो गई बत्ती। मेरी कोशिश होती है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो ऐसा पढ़ें कि उस पर सवाल निकाल पाएं आप। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे थ्योरेटिकल तो करेंगे ही आप। खैर इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं हटता हूं 2-4 सेकंड के लिए, आगे चर्चा जारी रहेगी। तो ये अगली बात करते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं शेप्स ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो भाई बड़ी आसान सी बात है, यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्लेन वेव फ्रंट पड़ेगी, प्लेन ही निकल गई, कोई समस्या नहीं। यहां पर देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, थोड़ा दिख रहा नहीं दिख रहा मालूम नहीं। तो यहां पर देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, रे डायग्राम बना लो। वो तो हम लोग 3-4 साल से उसको जूझ ही रहे हैं उसमें, और उसी के परपेंडिकुलर सरफेस क्रिएट कर दो। जैसे आप जानते हैं ये रे ऐसे पैरेलल जाती हैं तो फोकस पर जाके मिल जाती हैं। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है क्योंकि रेस के परपेंडिकुलर है ये। अब यहां पर जब मिल गई, ये रेज ही तो है, तो इसके परपेंडिकुलर आप सरफेस बना दीजिए, ये सरफेस बन गई इस तरह से स्फेरिकल, ये इसका पॉइंट हो गया, बस खत्म। तो स्फेरिकल यानी इंसिडेंट हुई प्लेनर वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड कैसी हो गई, स्फेरिकल इन शेप। यहां पर बात कर लीजिए, ये कॉन्वेक्स मिरर आ गया, यहां पे प्लेनर वेव फ्रंट, ये रेज हैं, हिट करेंगी डाइवर्ज हो जाती हैं। तो यहां पे भी ये देखिए जो स्फेरिकल इन नेचर आ गया, सेंटर इधर है इसका। बस रेस के परपेंडिकुलर आप वेव फ्रंट खींच दीजिए सरफेस। ये रिफ्लेक्शन का मामला रहा। अब कुछ अभी हम लोग रिफ्रैक्शन का भी मामला एक बार समझने में कोई बुराई नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन जैसी बात हो रही है, प्लेनर थी प्लेनर रह गई, ये प्रिज्म में है, इंसिडेंट भी प्लेनर है और ये इमर्जेंट वेव फ्रंट भी प्लेनर की प्लेनर बनी हुई है। आगे देखिए, ये एक लेंस है आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनर वेव फ्रंट पड़ेगी और क्योंकि रेज यहां पर फोकस में मर्ज कर रही हैं तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गई। यहां पर ऐसी बनी, दूर जा रही, ऐसे बन गई। ये इमर्जेंट वेव फ्रंट स्फेरिकल इन नेचर है। यहां एक कॉनकेव लेंस रखा हुआ है, ये डाइवर्ज कर देता है तो डाइवर्ज कर दीजिए, ऐसे खींच दे, भी स्फेरिकल है। तो कोई भी इसमें समस्या नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक क्या है, हमेशा रेज 90 डिग्री पर होंगी वेव फ्रंट की, या वेव फ्रंट रेस के 90 डिग्री पर होगी, उससे पकड़े रहिए। और क्योंकि रे डायग्राम को आप काफ़ी खेल चुके हैं 2-3 सालों से, इसलिए वो आपके दिमाग में चढ़ा रहता है काम भर का, उससे फ़ायदा उठा लेंगे हम लोग, है ना। कोई चीज़ आती है उसी पे बिल्ड करना आसान होता है। तो अभी बेटा हाइजेंस प्रिंसिपल देखते हैं जो सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए रहता है, उसकी बात देखते हैं।
तो ये देखिए हाइजेंस प्रिंसिपल है आपका सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए, ये किस काम आता है ये जानना ज़रूरी है जिससे आपको कंफर्ट मिले। तो यहाँ पर ये जो हाइजेंस प्रिंसिपल है सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए वो ये बताता है कि कोई वेव फ्रंट कैसे आगे बढ़ती है, एक वेव फ्रंट का प्रोपोगेशन इन द मीडियम। फिर से आसान, वेव फ्रंट कैसे आगे बढ़ती है इसकी जानकारी हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट वाली थ्योरी या प्रिंसिपल हमको देता है। ये क्या बताते हैं कि वेव फ्रंट पे जितने भी सोर्स हैं, जितने भी पॉइंट हैं, वो सारे के सारे फ्रेश डिस्टरबेंस की तरह काम करते हैं, यानी फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस बन जाते हैं और ये हर दिशा में ये यहां से डिस्टरबेंस को प्रोड्यूस करते हैं, सभी लोग हर दिशा में। ठीक, अब इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, इन डिस्टर्बेंसेस का जो फॉरवर्ड एनवेलप होता है यानी कॉमन टेंजेंट, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं और वो नई वेव फ्रंट हमको मिल जाती है। आपको समझाने के लिए मैं जल्दी से 2 मिनट आपको समझा देता हूं डिटेल में। यही यहां असम्पशंस लिखे हुए हैं। देखिए सरलता के लिए मान लीजिए हमने एक प्लेनर वेव फ्रंट ले ली है और यहां पर समझिए एक वैक्यूम ले लिया है। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c के बराबर। समझना मेरी बात। तो इस पॉइंट का एक, ये सारे कुछ पॉइंट्स बना देता हूं समझाने के लिए जो कि सेकेंडरी वेवलेट्स का काम करेंगे या जो प्राइमरी सोर्स बन, फिर से एक सोर्स बन गए हैं डिस्टर्बेंस का। आफ्टर टाइम t, ये क्या है, इनिशियल वेव फ्रंट, मैं W1 लिख देता हूं। इस समय किसी समय ये वेव फ्रंट W1 पर है। आफ्टर टाइम t ये वेव फ्रंट कहां होगी ये हमें पता करना है। यही तो है ना कैसे चलती है, कि अभी यहां है, 5 सेकंड बाद कहां होगी, तो हम जान जाएंगे कि कैसे चलती है। मान लीजिए t टाइम बाद हमको पता करना ये वेव फ्रंट कहां होगी, तो हम क्या करेंगे कि c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, तो c इंटू t जो डिस्टेंस है, t डिस्टेंस में कितनी चली, ct, c चलती है 1 सेकंड में, तो t सेकंड में ct डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हम क्या करेंगे, यहां से ct के बराबर पकड़कर ऐसे हम स्फीयर्स बना देते हैं, ऐसे स्फीयर्स बना दिया। ठीक है, हर दिशा में स्फीयर्स बना दिए हमने। ये 2D पिक्चर इसलिए सर्किल दिख रहा है, वरना हर दिशा में चलेगा तो ये स्फेरिकल 3D पिक्चर में होगा। अब ये इसका जो रेट, ये मैंने गोले ज़्यादा बना दिए हैं यहाँ पर, इसको वापस कर देते हैं, खींचते चले गए बिना ध्यान दिए। तो यहाँ पर ये मान लीजिए ये जो गोला बनाया है उसकी रेडियस हमने ली है CT के बराबर, ये दूसरा गोला CT के बराबर, CT कहाँ से आया, यहाँ से आया, और एक तीसरा गोला इसकी भी रेडियस CT के बराबर। समझ गए ना, ये रेडियस कितनी है, CT के बराबर, सबकी रेडियस एक ही जैसी t टाइम बाद। और ये इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये गोला एक ही है, कई गोले मत समझ लेना, इसका कॉमन टेंजेंट खींच दो। जैसे ही कॉमन टेंजेंट खींचोगे ये दूसरी वेव फ्रंट हो गई आफ्टर टाइम t। बस पता चल गया हमको कि वेव फ्रंट कैसे आगे बढ़ती है, बात खत्म। यही तो जानना था कि वेव फ्रंट का प्रोपोगेशन कैसे, इस तरीके से W1 से W2। तो सिंपल सी बात है कि जो वेव फ्रंट है उस पर पाए जाने वाला हर पॉइंट एक फ्रेश डिस्टर्बेंस सोर्स की तरह काम करेगा। तो ये फ्रेश डिस्टर्बेंस वाले पॉइंट्स हो गए, ये हर दिशा में डिस्टर्बेंस को भेजेंगे। बढ़िया। अब इसका जो आफ्टर टाइम t जब हमें निकालना वेव फ्रंट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम फॉरवर्ड एनवेलप भी उसको बोलते हैं या कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन हम खींच देते हैं, पीछे की तरफ नहीं खींचते हैं। वेव जिस डायरेक्शन में चलती है उसी डायरेक्शन में कॉमन टेंजेंट लेते हैं। और ये हाइजेंस ने बोला था कि फॉरवर्ड लेना है, ये खामी के रूप में भी आया कि पीछे वाला क्यों नहीं लेते हैं, वो हम देखेंगे अभी। खैर ये आप बात समझ गए होंगे। इनका कहना था कि जो बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड 0 के बराबर होता है, आगे जो बढ़ रही होती हैं वो एम्पलीट्यूड रखती हैं। तो ये बात आप पकड़ पाए यहाँ से। अब इसकी मेरिट्स, मतलब ये जो हाइजेंस प्रिंसिपल था इसके हमारे लिए फ़ायदे क्या हो गए, तो फ़ायदे ये हो गए कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल जो ऑप्टिकल फिनोमिना था, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब हम एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गए।
पोलराइजेशन वगैरह, ये इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन वगैरह। और जो डीमेरिट्स रहीं, जो कमियां रहीं, वो ये रहीं कि हैजन्स प्रिंसिपल में बताया था कि वेव फ्रंट सेकेंडरी वेवलेट्स जो बनती हैं, जो सोर्स थे उस सेकेंडरी फ्रेश सोर्स की तरह काम कर रहे थे, उसका केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हम क्यों फॉर्म होती हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं होती, इसका कारण नहीं बताया उन्होंने। ठीक, इस थ्योरी के हिसाब से जो माना गया था वो ये था कि लाइट वेव्स लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर हैं। तो अगर हम ऐसा लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर मान के चलें तो ये पोलराइजेशन वाले फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। तीसरी, बाकी एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ईथर वगैरह लिया नहीं गया था जो एक्सपेरिमेंट हुए फर्दर, और दिस प्रिंसिपल कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, जो कि हम ईएम वेव का नेचर पढ़ते हैं, इसको भी ये एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं रही। तो ये बातें इसलिए, जिससे मान लो एमसीक्यू आ जाए कि हैजन्स प्रिंसिपल नॉट एबल टू एक्सप्लेन, 3-4 पॉइंट है उसमें से एक पकड़ना होगा आपको। खैर, आप समझ पाए होंगे ये बात। अब अगला एक न्यूमेरिकल, इसको पकड़ते हैं हम लोग। ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ ए हॉरिजॉन्टल बाउंड्री ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम ऑफ एयर जिसका 3/2 है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो देखिए यहां पर कुछ ऐसा, ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री में जो वेव फ्रंट है वो इंसिडेंट हो रही है 37 डिग्री पर, यही है ना। अब आप देखें तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो इसकी रे होगी और यहां नॉर्मल खींच दिया जाए तो ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी 37 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो ये 90 माइनस 37, ये पूरा 90 है तो 90 माइनस 37 यानी 37, तो ये 37 तो ये 37, ये नॉर्मल पूरा खींच दिया। अब यहां हो रहा है रिफ्रैक्शन, तो ये मान लीजिए रेज ऐसे चली गई, तो इस एंगल को मैं बोल देता हूं R, और थोड़े ही समय में देखेंगे जब आप इंसिडेंट ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाएंगे तो ये एंगल भी R हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, ये R तो 90 माइनस R, ये 90 है तो ये अगेन R। तो ये एंगल अगर हम निकाल लें तो यही वेव फ्रंट जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है उसका एंगल प्लेन से इतना ही बनेगा। या स्नेल्स लॉ लगा देते हैं रिफ्रैक्टिव वाला, साइन I अपॉन साइन R। तो साइन I अपॉन I का मतलब 37 डिग्री और R का मतलब साइन R बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2। ये स्नेल्स लॉ लगा दिया, इतना तो आप जरूर समझ पा रहे होंगे। अब साइन R की बात करें तो ये हो गया 2/3 इंटू साइन 37। साइन 37 की वैल्यू याद रखी जाएगी जो कि होती है 3/5, तो 2/5 आ गया। अब यहां पर R कितना रहा, साइन इनवर्स 2/5, ये आपका आंसर आ गया कि इसका जो प्लेनर सरफेस था इंटरफेस उससे R यानी साइन इनवर्स 2/5 के बराबर ये कहानी बन रही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर अगला जो न्यूमेरिकल है इसको भी कर लेंगे। तो देखिए बड़ी आसानी से हो जाता, कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके, उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे। आगे बात समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ए प्लेन वेव फ्रंट ऑफ येलो लाइट विथ वेवलेंथ 0.5 माइक्रोमीटर air suffers refraction in a medium in which the velocity of the light वो 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। Then the wavelength of the light associated with the wavefront in this medium, हमें lambda 2 निकालना है। और पहली जो ले थी एयर में था, तो एयर में जो वेलोसिटी होती है वो होती है c के बराबर, यानी 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही सरल सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 होता है। कुछ नहीं करना, आप वैल्यू रख दीजिए। तो v1 की वैल्यू हो गई, सीधे ही निकाल के रख देते हैं, v2 निकालना है तो हम लिख देंगे v1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो v1 की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा 2 निकालना था, मैंने v2 लिख दिया है। तो लैम्डा 2 अगर निकालना है तो v2 अपॉन v1 इंटू लैम्डा 1। जी हाँ, तो v2 कितना रहा, 2 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन
V1 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा 1 था 0.5 माइक्रोमीटर। ये 3/2 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.33 माइक्रोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं, आराम से कर सकते। मैं हटता हूं और इंटरेस्टिंग चीजें भी आपको मैं समझाता हूं, बहुत प्रेम से समझ में आएगा। अब अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मामला क्या है कि अगर कोई एक वेव किसी मीडियम में चल रही है तो किसी पॉइंट पर अगर वो पड़ती है, यहां पर इस पॉइंट पी पर, तो वो अपना डिस्प्लेसमेंट दे देती है, डिस्टर्ब कर देती है उस पार्टिकल को, डिस्प्लेसमेंट दे देगी। मान लीजिए y1 है वहां डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसी समय अगर दो वेव हिट कर जाएं इस पॉइंट पी पर, हमारी दो वेव हिट कर जाएं पॉइंट पी ऐसे, तो यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस कर रहा है y1 है, ये प्रोड्यूस कर रहा है y2 यहां है, तो इस p पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो क्या होता है, हम इसका वेक्टर सम कर देते हैं। जो अलग अलग वेव्स हैं वो जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं वेक्टोरली जुड़ जाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और ध्यान रखने की है, इसकी सेकंड वाले की प्रेजेंस होने के बावजूद जितना डिस्प्लेसमेंट पहले वाला वेव कर रहा था वो उतना करता रहता है। मतलब उसको ये मतलब नहीं है कि कोई और क्या कर रहा है। हम अगर 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी पड़ोसी शर्मा जी की लड़की अगर 20 घंटे पढ़ती है दिन में, तो भले वो कहती रहे उनकी मम्मी 20 घंटे पढ़ती है, हमें उससे फर्क नहीं है। हम अपने पे विश्वास करके अच्छी पढ़ाई फोकस के साथ 10 घंटे पढ़ेंगे और डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर लेंगे। जब जरूरी नहीं है कि कोई आके आपसे इंटरव्यू में बोल दे कि मैं 18 घंटे पढ़ती थी, आप समझ जाएं कि बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। उनको पढ़ना पड़ता होगा 18 घंटे, आप हो सकता है 10-12 घंटे में, आपको ये ना कह दे 2 ही घंटे में निकाल लेंगे, ये तो नहीं संभव है। लेकिन हर आदमी अलग है और पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, कितने फोकस अप्रोच से आप पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं जो बातें कहूँगा वो आज की दुनियादारी से सूट नहीं करती, क्योंकि तरह तरह के वीडियो लोग बनाते हैं, 18 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो। तो वो हो सकता है कुछ लोग पढ़ते हो, लेकिन ये पागलपन है, कोई मतलब नहीं है। आप अगर 10-12 घंटे आप पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे, बड़े प्यार से हो जाएगा। 12, 14, 15 घंटे पढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, सनक जाएंगे आप, बॉडी भी गल जाएगी आपकी। कोई ऐसा नहीं कर पाता। और ऐसा सोचना कि नीट में सिलेक्शन ले के बाद चैन की नींद सोएंगे या कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो एक बहुत बड़ा भ्रम है। जो मेहनत आज आप कर रहे हैं उससे मेहनत आगे, संघर्ष आगे बढ़ता ही रहता है। हाँ ठीक है, उसके रिवार्ड्स भी बढ़ते रहते हैं, तो यही लाइफ है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम 18 घंटे पढ़ रहे हैं, आगे हमारा सिलेक्शन हो गया, हम सोएंगे 5 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा संभव नहीं होगा। आपके जो सीनियर्स होंगे, जो जान पहचान में होंगे, जो डॉक्टरी में कर रहे होंगे, उनसे बात करके पूछ लीजिए कि 3rd ईयर में हो, पढ़ना पड़ता है कि आराम चलता है, बता देंगे वो आपको। वो कहेंगे जो पढ़ रहे हो उससे बहुत आगे पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी पागलपन की स्थिति ना पैदा करते हुए हम हमेशा ये देखें कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारी क्या है और हम अपने हिसाब से बेस्ट एफर्ट दें। ये ज़रूरी है कि आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट दें, रिजल्ट की चिंता ना करें, अपना बेस्ट निकालें। उसी में आदमी इंप्रूव हो जाता है, इम्प्रोवाइजेशन आता है और सफलता आज नहीं कल आपको दूसरों से आगे ले जाती है। ठीक है, मैं वापसी करता हूं पढ़ाई पर। तो ये कहानी यहां पर हो जाती है, जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव की बातचीत है कि 2 वेव एक साथ पड़ती हैं, तो एक वेव को मतलब नहीं है कि दूसरी वेव क्या कर रही है, वो डिस्प्लेसमेंट जितना पहले दे रही थी, दूसरे वेव के आने के बाद भी वो डिस्प्लेसमेंट उतना देती रहती हैं। इसलिए सबका वेक्टोरियल सम जो होता है वो सुपर रिजल्टेंट आ जाता है। अब अगला फिनोमिना आता है जो इंटरेस्टिंग और बड़ा काम का है आपके लिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या चीज़ है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, अगर घर में आप एक 100 वाट का बल्ब इस दीवार पर लगाइए और 100 वाट का बल्ब इस दीवार पे लगाइए, दोनों एक ही कंपनी के हों, 100 वाट के हैं। जब आप जलाते हैं तो एक बल्ब जलाते हैं तो रोशनी होती है, दूसरी जलाते हैं तो रोशनी डबल हो जाती है। यही हमारे घरों में होता है। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए
एक बल्ब जलाया तो रोशनी हुई, और दूसरा हमने जलाया तो रोशनी दुगनी नहीं हुई। पता लगा कहीं रोशनी बहुत ज्यादा हो गई, कहीं अंधेरा छा गया, बैंड बन गया, काला ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे। तो आप चौंक जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया, मतलब हमने तो एक बल्ब जलाया था, डबल रोशनी की उम्मीद कर रहे थे। तो इन प्रैक्टिकल सेंस हमें ये चीजें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इंटरफ्रेंस जो फिनोमिना है ये एक्सपेरिमेंटली बड़ा जुगाड़ से किया गया था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हम नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, यहाँ इसकी थ्योरी और सब कुछ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वगैरह पढ़ेंगे। तो वो एक फाइनल अरेंजमेंट था जो थोड़ा मुश्किल से हो पाया था। और या YDC एक्सपेरिमेंट को, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसको फिजिक्स के टॉप 10 एक्सपेरिमेंट में शामिल किया जाता है, क्योंकि उसने साइंटिस्टों के सोचने की दिशा बदल दी थी कि हाँ भैया लाइट जो है वेव वाला गुण रखती है। तो ये इंटरफ्रेंस जो मैंने काली सफेद पट्टी की बात की, यही जो घटना है इसी को इंटरफ्रेंस बोलते हैं। होती कब है? जब दो लाइट वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की लगातार लाइट एमिट करें विथ जीरो फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो वो इंटरफ्रेंस को प्रोड्यूस करती है। मतलब लाइट जो होती है, एनर्जी जो होती है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कहीं पर ज्यादा हो जाती है और कहीं पर बहुत कम हो जाती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। जैसे मैंने 3 कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया, इन तीनों को मैंने हाईलाइट भी किया है। पहला कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड, तीसरा कीवर्ड। पहला एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी, दूसरा इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहे, जीरो रहे या कांस्टेंट रहे, तीसरा सेम डायरेक्शन में ये चल रही हो। तो ये जब मिलेंगी आपस में तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको, मान लीजिए दीवार के ऊपर ये काली पट्टी आ जाए और बाजू में उसके ब्राइट पट्टी हो गई, ये डार्क हो गई, ये ब्राइट हो गई, फिर डार्क आ जाए और फिर ब्राइट आ जाए। तो इस तरह का रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी हो जाता है। और इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट में कभी कभी पूछते हैं कि क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फिनोमिना ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है? तो आंसर है जी नहीं, तोड़ नहीं रहा है। हुआ बस इतना है कि यहां डार्क वाले की एनर्जी यहां पे शिफ्ट कर दी गई है। फिनोमिना ने क्या किया कि डार्क वाले से एनर्जी ले ली तो डार्क हो गया और ब्राइट वाले में जोड़ दिए। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर वैलिड है। बात समझ में आपके आई होगी, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। अभी अब और बातें हम आपको बताएंगे। तो ये बात समझ गए होंगे कि इंटरफ्रेंस फिनोमेना क्या होता है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरफ्रेंस, यानी जो मैंने बोला ब्राइट फ्रिंजेस दिख रही हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और आपको बता दूं कि मैंने यहां आपको समझाने के लिए लाइनें खींच दी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एकदम पर्दे नुमा नहीं होता, खच्च खच्च नहीं होता काम। ये मान लीजिए कोई चीज डार्क है यहां पर एकदम, तो धीरे धीरे कम डार्क होती जाती है, कम डार्क। और ये कम डार्क का मतलब ब्राइटनेस बढ़ रही है, और एक समय आएगा जो बहुत ब्राइट हो जाएगी, फिर ब्राइटनेस घटती जाएगी। ऐसे मतलब ये एक स्पेक्ट्रम सा है, एक शेड है, खट्टे खट्टे नहीं है, डार्क वाइट ऐसे कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम ऐसा है कि डार्कनेस एक जगह तगड़ी है, वो धीरे धीरे घट के ब्राइटनेस बढ़ जाती है। बात पकड़ पाए होगे। अच्छा, जहां पर ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। वहां पे क्या होता है, ये डायग्राम में ठीक से दिखाया नहीं है। अगर दो वेव हैं, मान लीजिए वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, और ये इन दोनों सेम फेज में है, तो ये वेव एम्पलीट्यूड 1 कह दो, उसका एम्पलीट्यूड 1 जुड़कर रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड इससे कहीं ज्यादा हो जाता है। आप देख रहे हैं, अगर एक फेज में चल रही है तो इनका इस एम्पलीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड जुड़कर या डिस्प्लेसमेंट जुड़कर y1 + y2 और ज्यादा हो जाएगा। और अगर इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, यानी एक वेव जिस फेज में थी दूसरी वेव भी एग्जैक्टली अगर उसी फेज में आ जाए। फेज में आने का मतलब जिस समय वो टॉप पर है उसी समय दूसरी वाली भी टॉप पर है, जिस समय वो सबसे कम पर है उस समय दूसरी वाली वेव का भी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, एक साथ बढ़ रही एक साथ घट रही, सेम फेज। तो उस समय जब ये जुड़ती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है, यानी इनके एम्पलीट्यूड्स डिस्प्लेसमेंट्स y1 + y2 जुड़ जाते हैं। और
इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चली जाती हैं, जैसे वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 ये अपोजिट फेज में मिल गई। अपोजिट फेज होने का मतलब होता है इनके बीच में फेज डिफरेंस पाई का है। सेम फेज का मतलब होता है जीरो फेज डिफरेंस। तो जीरो फेज डिफरेंस यानी सेम फेज। जब पाई का फेज डिफरेंस है तो बोलते हैं अपोजिट फेज, इसे बोलेंगे अपोजिट फेज। अपोजिट फेज यानी पाई का फेज डिफरेंस है। इस समय देखिए जब ये मैक्सिमम हुई है पहली वाली तो दूसरी वाली मिनिमम हो गई है, तो दोनों ने एक दूसरे को किल कर दिया, क्योंकि y1 इधर y2 इधर, और ये अगर इक्वल है y1 y2 तो मार दिया तो यहां डिस्प्लेसमेंट ही नहीं मिला, हमेशा फ्लैट चलेगी, ये रिजल्टेंट वेव है। तो इसको हम बोलते हैं दोनों वेव एक दूसरे को मारती चली जा रही हैं, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है क्या बोलना, खत्म करना, तोड़ना फोड़ना टाइप, है ना। तो ये एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। तो ये खत्म करने का फिनोमिना वेव नेचर में ही संभव है, रे ऑप्टिक्स में संभव नहीं है। तो ये आप समझे होंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जो एग्जांपल दिया था जहां पर ब्राइटनेस ज्यादा मिल रही है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जहां पर काली पट्टी आ रही है या अंधेरा आ रहा है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब सवाल ये उठेगा कब कहां क्या आता है, वो भी देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। यहां पर आपको हम लोग कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे, उसकी जरूरत आपको नहीं है। एक वेव हमने पकड़ ली है y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t। इसको आप a1 भी लिख सकते हैं, मतलब इससे ऐसे भी लिख सकते हैं y1 इक्वल टू, इसको कैपिटल लिख देता हूं, जो लिखा लिखे रहने तो मैं समझा रहा हूं आपको, sin ओमेगा t। देखिए अच्छा, दूसरी वाली जो वेव लेते हो उसका भी एम्पलीट्यूड a2 ले सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा सेम रहेगा। हाँ, इन दोनों में कांस्टेंट फेज है। तो ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, सुपर इम्पोज कर गई। अब इससे आपका बन गया इंटरफ्रेंस। तो जो इंटरफ्रेंस बनता है, जो रिजल्टेंट वेव होती है, उसकी चीज समझ लेंगे थोड़ा सा। इन दोनों को जब निपटाते हो तो आपको ये जो रिजल्टेंट वेव मिलती है ये मिल जाती है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगाकर, वो मैं यहाँ करके नहीं दिखा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए ये मान लीजिए एम्पलीट्यूड ए बी लिखा है इन्होंने, चलो ए बी मान लेते हैं, वरना A1 A2 लिख सकते थे। ये एक का इस डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड इधर है, इसका एम्पलीट्यूड इधर है, तो इसका जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है वो वेक्टोरियल जोड़ लेते हैं हम लोग। ये वेक्टर समझ लीजिए A1 AB, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो 5 था, 5 फेज डिफरेंस अभी पीछे हमने दिखाया था आपको, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, ये देखिए जोड़ लिया, वेक्टोरली जोड़ा है। तो दो वेक्टर का एडिशन इस तरीके से करते हो, मैग्नीट्यूड का a इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। इसी तरह आप वेक्टर एडिशन करते हैं। और किस डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड है ये देखिए, ये थीटा निकाल रहे हैं सपोज करिए a से, तो ए वाले को अकेला छोड़ देते हैं, b साइन फाई प्लस b कॉस फाई। ये आ गया नई वाली वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है। ये बात पकड़ पाए होंगे। अब आपको मैंने बताया था कि ये दिमाग में पकड़े रहिए कि I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने अलग से भी स्लाइड डाली है, जैसे आपके दिमाग में घुसेड़ दूं मैं। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई बोलते हैं। ये अंडर रूट I1 I2 cos फाई जो होता है इसको इंटरफेरेंस टर्म भी कहते हैं, अभी मैं अलग से मेंशन किया हूं, दिखाऊंगा आपको। चलिए उस स्लाइड को देख ही लेते हैं लगे हाथ। ये देखिए स्लाइड है, यहां पर मैंने ये शो किया है कि दो वेव्स जिसका एम्पलीट्यूड A1 A2 है वो कहीं पर भी जब मिलेंगी तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। फाई क्या है? फेज डिफरेंस। जब वो मिल रही हैं तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। और वेव थ्योरी में I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, यही फॉर्मूला इसको जन्म दे देता है इंटेंसिटी को। I क्या है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब चमक कितनी है, मोटे तौर पे ये समझे आप, कितनी ब्राइटनेस है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। और इस वाले टर्म को, ये जो टर्म है ये वाला टर्म, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म, क्योंकि यही बदलाव लाता, वरना I1 I2 तो फिक्स है। बात पकड़ लिए होंगे ना। ये एम्पलीट्यूड की कहानी, ये
इंटेंसिटी की कहानी। अब एक इससे इसी फॉर्मूले से एक स्पेशल फॉर्मूला निकलता है, नॉर्मली कई किताबों में वो मेंशन नहीं रहता। वो क्या है कि मान लीजिए ये जो इंटेंसिटी है, जो दो सोर्स हैं उनकी इंटेंसिटी एक जैसी है। समझाने के लिए जब YDST सीखेंगे तो यहाँ पर दो ये जो सोर्स थे, इसे S1 S2 कहते थे, इसकी इंटेंसिटी में मैंने क्या लिया, I0 ले लो और इसकी भी I0 ले लो। ये I1 I2 है तो ये I1 है, ये I2 है। अगर इन दोनों की इंटेंसिटी सेम हो जाती है सोर्स की तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा है इफ इंटेंसिटीज आर इक्वल, तो इसी फॉर्मूलेस को आप थोड़ा फिट कर देंगे तो I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2 जगह। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जब सवाल आएगा तो तुरंत लगाकर आंसर मिल जाएगा आपको। तो 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। और ये जो 4I0 है ये I मैक्स होता है, यानी दो जो सोर्स हैं जो इक्वल इंटेंसिटी के हैं उस समय मैक्सिमा कहां मिलेगा, 4I0 पे। ये फॉर्मूला हो सकता है कहीं लिखा देखिए आपको। तो I मैक्स इज इक्वल टू 4I0। बात पकड़ में आ रही होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। और I मिनिमम कितना होगा, 0 इस केस में, क्योंकि I0 दोनों का सेम है। एक दूसरे को मारेंगे तो एकदम मार डालेंगे, 0 बचेगा। जुड़ेंगे जब तो ये 4I0 होगा। I0 प्लस I0 2I0 ना कर देना। क्या आपने कहा सर ये 2I0, इसके साथ ये कलाकारी है। I मैक्स कितना है समझ पा रहे हो ना, कि I0 घटा तो 0 हुआ, पता लगा खत्म हुआ। और आपने कहा नहीं जोड़ रहे हैं सर, तो जोड़ने में 4I0 कर दो। 4I0 नहीं रहा, ये 4I0 रहा, तो ये 4I0 I मैक्स के बराबर। ये फॉर्मूला पकड़ के याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे की बात और चलते हैं। कई बार क्या होगा कि आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को इंटरचेंज करना पड़ता है। तो इस रिलेशन को आप याद रख सकते हैं, 2π अपॉन फेज डिफरेंस, लैम्डा अपॉन पाथ डिफरेंस, टाइम पीरियड अपॉन टाइम का डिफरेंस, दो वेव के बीच में। और इसका काफी आपको जगह यूज करेंगे आप, 2π लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस, इसको कई किताब में डेल्टा पी भी लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके ध्यान पे चढ़ा होना चाहिए कि कहीं पर फेज डिफरेंस दिया है तो पाथ डिफरेंस दिया है तो फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, फेज दिया है तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे, ये इस पे पकड़ होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले को भी आप जरूर दिमाग में रखिए। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम लोग बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था हमारे पास, मैं लिख देता हूं जिससे आपको समझने में मदद मिले, 2I1 I2 cos phi। तो इसकी इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम चाहिए, तभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलोगे। इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होएगी, ये तब होगी, ये टर्म में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यही बदल रहा है, जब cos phi मैक्सिमम हो, यानी cos phi की वैल्यू मैक्सिमम हो। और cos phi मैक्सिमम क्या होता है, +1 जब होता है। बात समझ में आ रही होगी ना कि भाई cos phi मैक्सिमम हो जाएगा तो ये सब मैक्सिमम हो जाएगा। इसी बात को यहां पर देखिए, cos phi को +1 के बराबर रख देते हैं जिससे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले। मैक्सिमम का मतलब तगड़ी ब्राइटनेस। और यहां पर आप जानते हैं cos phi +1 के बराबर है तो phi की वैल्यू 0, 2π, 4π एंड सो ऑन। यानी फेज के मामले में जो फेज डिफरेंस है, जहां जहां दोनों का फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होगा, 2nπ। इवन मल्टीपल ऑफ, इवन का मतलब समझते 2, 4, 6 वगैरह, शून्य भी ले लेते हैं उसमें, 0, 2, 4, 6। तो ये 2nπ इसका फेज डिफरेंस होगा तो काम बन जाएगा। और इसी से पाथ डिफरेंस निकाल लो, आपको फॉर्मूला समझाया था ना कि ये देखिए फेज डिफरेंस, ये फॉर्मूला आपको बताया था, डेल्टा phi इज इक्वल टू 2π लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। आपको फेज डिफरेंस मालूम है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा अपॉन 2π इंटू डेल्टा phi। अब यहां पर लैम्डा अपॉन 2π और 2nπ यहां रख दो, तो ये देखिए 2π यहां से कट गया, ये आ गया n लैम्डा। तो जहां पर पाथ डिफरेंस आपको n लैम्डा मिले, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा मिले, वहां पर यह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब यहां पर मैं थोड़ी तिकड़म करता हूं, मैं आपको ये जो n लैम्डा लिखा है ना, इसको सलाह दूंगा कि इस तरह याद कर लिया जाए हम लोग, तो बड़ी आसानी होगी, एक जैसा मामला बन जाएगा। इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2।
और जब ऑड मल्टीपल होगा तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसी फॉर्मेट का आसानी होती है याद करने में, क्योंकि हमने पढ़ा भी है, हम लोग जैसा समझते हैं कि इवन मल्टीपल का मतलब होता है पॉजिटिविटी, शायद ऐसा फील होता है। और जहां ऑर्डनेस होती है जहां ऑर्डनेस होती है वहां डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इवननेस, कंस्ट्रक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्शन की जो बात मैंने बोली, तो इस तरह 2n लैम्डा बाई 2 कर सकते हैं। n की वैल्यू यहां 0 से स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। आगे बात करेंगे इस समय इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, क्योंकि cos फाई तो हो चुका है +1 के बराबर, तो cos 5 + 1 के बराबर रख दीजिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो आई मैक्स हमेशा ध्यान रखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सेम फेज में जब कहानी होगी तो ये कहानी इस तरह से बन जाती है आई मैक्स √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। आई मैक्स यहां मिलेगा तो 2n पाई जब फेज डिफरेंस हो, या 2n इंटू लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस जहां होगा वहां कहानी ऐसी बनेगी। उम्मीद है इस बात को पकड़ पाए होंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जैसा मैंने बताया था उसी वाले आई में मिनिमम होना चाहिए। ये देखिए I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos फाई। आई मिनिमम कब होगा? जब हमारा cos फाई मिनिमम हो, और cos फाई मिनिमम कितने के बराबर होता है? -1 के बराबर। तो इस वैल्यू को रख दोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, वहां इवन था 2n - 1, और इसी को आप जब चेंज कर दीजिए देखिए तो लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, याद करने में आसानी हो गई। ये ऑड मल्टीपल है 2n - 1 ऑड मल्टीपल, और n की वैल्यू शुरू कर रहे हैं 1 2 3 से। उम्मीद है बात समझ गए। तो ऑड मल्टीपल की बात आ जाए लैम्डा बाई 2 की तो डिस्ट्रक्टिव, इवन की बात आ जाए तो कंस्ट्रक्टिव। अब यहां ऑड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कितनी मिलती है, तो इंटेंसिटी की आई मिनिमम की वैल्यू यहां लिखी है, इसको याद कर लेना होगा जिससे फटाफट सवाल निकाल पाओ। ये आई मिनिमम की वैल्यू √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ये आई मिनिमम हो गई। अब इसी को 2-3 स्लाइड मैंने डाली है जैसे आपके दिमाग में इसको रजिस्टर कर पाऊं। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्या है? पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटीज, वो पॉइंट्स होते हैं जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये एक फॉर्मूला जो मैंने आपको ध्यान दिलवाया था चर्चा में आ चुका है। फेज डिफरेंस में इवन मल्टीपल ऑफ पाई, याद कराने का तरीका। पाथ डिफरेंस में इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ये किताबों में लिखा रहता है, आप ऐसे याद करिए तो आपको सहूलियत होगी। इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 चालू हो जाएगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटीज, जहां इंटेंसिटीज कम से कम होती हैं। फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एंड पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू 1 2 3 4 से शुरू होगी। जो फेज डिफरेंस होता है उसका रिलेशन एंगल से होता है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सरल कर रहा हूं। पाथ डिफरेंस डिस्टेंस होता है। फेज डिफरेंस बोलेंगे तो रेडियंस में ले लेंगे वैल्यू, और पाथ डिफरेंस तो मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया होगा उसमें ले लेंगे। तो उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। इस सारे का प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, हर स्लाइड में मैं हट नहीं रहा हूं, अदरवाइज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे लिए और आपको देखने में भी दिक्कत होगी, लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक, तो इसको एक जगह मैंने इकट्ठा कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं किनारे हो जा रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वही बात, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल डिस्ट्रक्टिव के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई एंड ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये बात पकड़ में आई। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये इस पे सवाल अक्सर आते हैं, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो पूछ लेते हैं। तो आई मैक्स पीछे से निकाला था, आपको याद है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और यहाँ ये मिनिमम है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कर दिया। और ये आप जानते हैं कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये A1 + A2, A1 - A2 का होल स्क्वायर, इसको डिवाइड करके ये भी लिख सकते हैं। और A1 अपॉन A2 को एम्पलीट्यूड के रेशियो के फॉर्म में भी पसंद करते हैं लिखना। R1 + R+1 कर दो, बल्कि इसको R ही कह दो, R1 लिखने की आवश्यकता नहीं थी। R+1 अपॉन R-1। कभी कभी सवालों में आपसे एम्पलीट्यूड के रेशियो पूछते हैं तो इससे जल्दी निकल आता है।
r+1/r-1 का होल स्क्वायर। r क्या है? रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। एक और बड़ी अच्छी जानकारी कि यहां पर क्या होता है, जो स्लिट आप काटते हो उसकी चौड़ाई W1 W2 दी हुई है। स्लिट की चौड़ाई W1 ω1 कह लो चाहो तो ω1/ω2 वो प्रोपोर्शनेट होती है I1 I2 के, इनके रेशियो के। तो I1/I2 या A1/A2 के। जब आप इसकी रेशियो को बढ़ा देंगे तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। चौड़ा कर दो कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। तो ω1 ω2 विड्थ ऑफ 2 स्लिट्स हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सवाल या अक्सर इससे सवाल आपको मिल जाएंगे। मैं हटता हूँ, उसको जरा देख सकते हैं आप। फिर इस पर न्यूमेरिकल है, अगला मैं करके दिखाता हूँ जिससे बात को समझने में आसानी पड़े आपको। 2 sources of intensity I and 4I are used in an interference experiment. Find the intensity at a point where the waves from 2 sources superimpose with a phase difference of 0. तो 0 फेज डिफरेंस है तो आप जान ही रहे हैं कि मैक्सिमा बनेगा वहां पर, है ना। आप जानते हैं कि जहां जहां फेज डिफरेंस की बात की है तो फेज डिफरेंस 2n पाई होता है, वहां वहां मैक्सिमा बनता है। तो पहले में बन रहा है जब फेज डिफरेंस, चाहो तो इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बातें सरल हो जाएं वो ज्यादा अच्छा है। ये फॉर्मूला जब तक, तो यहां पर फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब आई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। आई मैक्स यही हुआ करता था, यहां वैल्यू रख दी जाए। I1 की जगह I है और ये 4I है। अब ये देखिए वैल्यू कितनी हो गई, ये √4 का मतलब 2 2 1 3 3 √I का होल स्क्वायर मतलब 9I। दिस इज आई मैक्स, पहला निकल आया। देख लीजिए शांति से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरलता से सब निकल आता है। दूसरा देखते हैं जो उन्होंने पूछा है π/2। अब इसमें अगर ये π/2 रख दोगे तो cos π/2 0 हो जाता है, आप तो जान ही रहे हैं। तो I की वैल्यू क्या हो गई, पहला लिखा है I प्लस 4I, इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं, प्लस 2I इंटू 4I और cos π/2। cos 90 होता है 0, खत्म हो गया खेल। तो ये हो गया I बराबर, I का मतलब I फाइनल लिख दो या IR लिख दो, I डैश कर दो, ये 5I के बराबर हो गया। ये IR रिजल्टेंट या I डैश 5I के बराबर हो गया। यहाँ नंबर तीसरी सिचुएशन लेते हैं, वो बोला है पाई का फेज डिफरेंस हो। तो पाई का मतलब होता है अपोजिट फेज में भिड़ रहे हैं। वैसे भी आप जाने हैं कि ये ऑड मल्टीपल हो गया ऑफ पाई, तो यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई मिनिमम कितना होता है, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई √I माइनस √4I का होल स्क्वायर। जगह कम है तो इधर लेके आते हैं, वहां वैल्यू बचेगी आई मिनिमम की, ये 2, ये √4 का मतलब 2 आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो माइनस √I का स्क्वायर यानी केवल I बचा। दिस इज I मिनिमम लिखा हुआ है। नंबर 3 खत्म। नंबर चौथा, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, I मैक्स अपॉन I मिनिमम। I मैक्स कितना निकाला था, 9I, और I मिनिमम कितना था I, तो वैल्यू कितनी आ गई, 9:1। ये आपका आंसर हो गया। ये फॉर्मूले का जो घट के छोटे फॉर्मूले बनते हैं, इनको याद रखने पे तेजी बनती है, स्पीड, और आपके स्पीड एक्यूरेसी दोनों चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल मैं फिर से कराता हूं, आप देखेंगे कि मैं प्यार से आपको समझा रहा हूं, प्रेम पूर्वक, लेकिन जब ये वीडियो खत्म होगा तो बहुत सारी जानकारी बहुत कम समय में आपको मिल जाती है। इसका कारण है कि फालतू टाइम वेस्टिंग एकदम नहीं कराई जा रही है। खैर एनीवे, ये समझ गए होंगे। अगले सवाल को मैं पकड़ता हूं, और यहां पर लिखा हुआ 2 sources with intensity I0 and 4I0 respectively interfere at a point in a medium. Find the ratio maximum and minimum possible intensities. अब ये देखिए पिछले वाले सवाल जैसा है, I max क्या हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी ये होती है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। वही पीछे वाला सवाल है ये, तो यहां पर कर दीजिए
अंडर रूट आई नॉट माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर। तो ये बचा आई नॉट और ये हो गया साहब 2 अंडर रूट आई नॉट प्लस है, ये मैक्सिमम है ना। तो ये 2 और 3 यानी 9 आई नॉट आ जाएगा। उम्मीद है आप प्रेम पूर्वक सीख पा रहे होंगे। और आई मिनिमम निकाल लीजिए, यहां पर माइनस करके लिखोगे I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट आई नॉट माइनस अंडर रूट 4 आई नॉट का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो गई? आई नॉट माइनस 2 अंडर रूट आई नॉट, यहां माइनस आई नॉट का स्क्वायर करोगे और ये वैल्यू आ जाएगी आई नॉट के बराबर। अब ये कह रहा है उसकी मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल निकाल दिया है। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, ये रेशियो तो पूछा, अच्छा रेशियो पूछा है। तो रेशियो में आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, ये वैल्यू कितनी हो गई? 9 आई नॉट अपॉन आई नॉट, यानी 9:1। ये आपका आंसर आ गया पहले का। दूसरी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कह रहा है कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, आर वाला फॉर्मूला, तो हमें पीछे पता था ना आर होता है A1 अपॉन A2 और आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर होता था R+1, पूरा ही लिख दो एक साथ, R+1 अपॉन R-1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे हो गया 9/1 R+1 अपॉन R-1 का स्क्वायर, रूट ले लो तो ये 3 बराबर R+1 अपॉन R-1, 3 से मल्टीप्लाई 3R-3 बराबर R+1, R इधर गया, 2R बचा, यहाँ 4 बचा, R की वैल्यू कितनी आ गई? 4/2 यानी 2 आ गई। 2 का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड का रेशियो 2:1 है। R क्या था? एम्पलीट्यूड का रेशियो। तो ये A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2/1। ये आंसर आ गया। देखिए, इसलिए ये काम का रहता है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड R को पकड़े रहना। यहाँ झटके में हाँ सब कुछ दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप नोट कर लीजिए, अगला चीज़ लेके चलते हैं। पॉज करके नोट कर लें, मेरे ख्याल से कर लिया होगा इतनी देर में। अब अगली बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेस वो होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस लाइट एमिट करें और उनके बीच में फ्रीक्वेंसी सेम हो एग्जैक्टली, और बीच में जो फेज डिफरेंस है या तो वो 0 हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो वो कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। इनकोहेरेंट कौन से होते हैं? जो कोहेरेंट नहीं होते वो इनकोहेरेंट होते हैं। यानी मोटे तौर पे आप कह सकते हैं जिनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता। ये बात आप समझे होंगे। अगली बात नीड बात करते हैं कि इंटरफेरेंस के लिए हमारे कोहेरेंट सोर्सेस की आवश्यकता ही क्यों है। इसलिए है, देखिए यहां पर आप बातचीत करें अगर, तो इस टर्म के अंदर ये जो cos phi है, ये cos phi कांस्टेंट हो सकता है टर्म या वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कब होगा? जब हमारा कोहेरेंट सोर्स होगा। तो ये इसकी बात करें तो cos phi हमारा या तो कांस्टेंट होगा या cos phi हमारा वेरिएबल होगा। हम देखते हैं दोनों में क्या होता है। कांस्टेंट होने का मतलब है कोहेरेंट सोर्स। हमने देखा था ना कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस होने का मतलब होता है कोहेरेंट सोर्स। फेज डिफरेंस phi कांस्टेंट है तो cos phi भी कांस्टेंट बना रहेगा। तो इस केस में क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स के अंदर अगर ये कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू आ रही है I1 I2 तो फिक्स ही है, इसकी जो वैल्यू आती है जहां पर जो आती है वो वही इंटेंसिटी बनी रहती है, इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। तो क्या होगा कि किसी स्क्रीन पर अगर आई मैक्स कहीं बन रहा है तो समय के साथ साथ वो बदलेगा नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी बदल ही नहीं रही है, जहां जो है वहां है। और आई मिनिमम जहां पर है वो समय बदलने के बाद भी नहीं बदलेगा। तो आई मैक्स जहां था वहीं रहा, आई मिनिमम जहां था वहीं रहा। इससे हम उसको देख पाएंगे। अगर वो लगातार बदलने लगेगा तो हमारी आंखें देख ही नहीं पाएंगी कि आई मैक्स कहां बन रहा है। इसीलिए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए या इंटरफेरेंस होने के लिए हमारा कोहेरेंट सोर्सेस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर कोहेरेंट सोर्सेस नहीं होंगे तो cos phi कांस्टेंट नहीं होगा।
ठीक, और कांस्टेंट होने पे आई मैक्स जहां है वहीं पे बना रहेगा, आई मिनिमम जहां पर है वहीं बना रहेगा। ऐसे कई आई मैक्स बनेंगे और कई आई मिनिमम, सब अपनी जगह बने रहेंगे। तो ये इसलिए नीड है कोहेरेंट सोर्सेस की। रही बात वेरिएबल में, तो वेरिएबल में अगर एक कंप्लीट साइकिल की बात की जाए तो जब ये बदलता रहेगा, पॉजिटिव माइनस दोनों ले लें, तो एक कंप्लीट साइकिल में cos फाई की एवरेज वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। अभी मैथमेटिकल अप्रोच हम नहीं अपनाएंगे, कंफर्ट रखिए पूरा। cos फाई की एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल विल बी 0। उस दशा में क्या होता है, एवरेज में लिख देता हूं, एवरेज cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये इल्यूमिनेशन मिलेगा केवल I1 प्लस I2, क्योंकि बाकी जो टर्म है वो तो खत्म हो गया 0 होके। तो यहां पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। I1 प्लस I2 का मतलब है पूरी लाइट एवरेज के तौर पे फैल गई है, कहीं पर ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस नहीं मिल रही हैं। इसलिए अगर कांस्टेंट होगा तो कोहेरेंट चाहिए, इंटरफेरेंस के लिए वेरिएबल है तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। सेम लाइट, एवरेज लाइट I1 प्लस I2 फैल जाएगी एवरेज की तरह। ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। यही बातें हमने यहाँ इन 2 स्लाइड्स के अंदर थी जो मैंने आपको प्रेम से समझा दी हैं। अब आगे की बात देखें, देखिए लिखा टू इनकोहेरेंट सोर्सेज emitting light intensity I0 and 3I0 interfere in a medium, calculate the resultant intensity। देखिए जब भी इनकोहेरेंट सोर्स होंगे इंटरफेरेंस तो होना नहीं है, तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी होती है, सिंपल I1 प्लस I2। अभी आपको समझाया ही था मैंने, cos फाई 0 हो जाता है। तो यहां सिंपल आप क्या करोगे, I0 प्लस 3I0 को जोड़ दोगे, 4I0 आपका आंसर आ जाएगा। एक बल्ब जलाया, जितनी रोशनी दूसरे वाले की जितनी, सब जुड़ गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटरफेरेंस जब होता है तब वो वहां पर कार्यक्रम चेंज हो जाता है। खैर ये आप नोट कर लीजिए, कोई भी इसमें दम नहीं था। आगे बात करते हैं, रिक्वायरमेंट रही आपकी कि कोहेरेंट सोर्सेस। देखिए क्या होता है, हमारे नेचर में लाइट के कोहेरेंट सोर्सेस नहीं प्राप्त होते हैं, नेचर ने कोहेरेंट सोर्सेज नहीं दिए हैं, हमें आर्टिफिशियली बनाने पड़ते, क्योंकि उसमें चक्कर क्या है कि लाइट एमिट होती है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आए, और सब लोग एक ही साथ एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी में आवे, कि हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम्स के सेम टाइम पे सेम एनर्जी लेवल हमेशा बदलते रहें, ये संभव नहीं होता। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि क्लास में अगर आपसे डांस कराया जाए 50 लोगों का, बोला जाए कि आपको, उसको बोला भी जाए तो कि ऐसे हाथ उठाना है, ऐसे हाथ उठाना है रिदम है, तो आप देखेंगे कि सारे बच्चे जब हाथ उठाएंगे तो सबका एकदम बराबर हाथ नहीं उठेगा, कोई पीछे चल रहा होगा, कोई आगे चल रहा होगा। आप देख रहे हैं, ऐसे हाथ उठाने में भी कोई उठा के वापस ले रहा होगा, तो कोई, कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, हमारी आंखें भले ना पकड़ पाए, मतलब डांसर लोग डांस भी कर लेते हैं तो लगता है एक जैसा ही हो रहा है, लेकिन यहां जहां लाइट एमिशन की बात है वो कभी सेम नहीं हो सकते। कहने का ये तात्पर्य है कि प्रैक्टिकली हमारा लाइट सोर्स, 2 लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होते, उनको हमें बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं, एक ही सोर्स से 2 सोर्स जनरेट कर लेते हैं। तो जब एक ही सोर्स से 2 सोर्स जनरेट कर रहे हो तो वो कोहेरेंट ही रहेंगे, क्योंकि आ ही एक जगह से रहे हैं। जैसे आप यंग्स डबल स्लिट में जानते हैं थोड़ा सा, ऐसे हम स्लिटिंग डिवाइड कर लेते हैं, ये पेरेंट सोर्स और मदर सोर्स बोल लीजिए S1, क्योंकि इसी से ये बन रहा है, इसलिए दोनों के बीच में एक जैसी बातें रहती हैं। अच्छा, ये तो एक तरीका था आपको कोहेरेंट सोर्सेज बनाने का, ऐसे कई तरीके वही यहाँ बताए जा रहे हैं। जैसे कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइस, सिंगल सोर्स से लेने पे ही कोहेरेंट बना पाएंगे। तो एक तरीका क्या होता है, एल-लॉट्स मिरर, ये नेक्स्ट में थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे इसमें। उसमें एक सोर्स होता है, एक इसकी वर्चुअल इमेज हो जाती है। एक सोर्स खुद रहा और एक हम लोग मिरर लगा देते हैं, उसकी इमेज जो बनती है वो भी कोहेरेंट ही है, क्योंकि उसी से बन रही है, वो हमारे पास देने लगती है। दूसरा, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, इस प्रिज्म में दोनों वर्चुअल इमेज को हम सेम सोर्स से निकाल लेते हैं। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में क्या होता है कि प्रिज्म से हम एक सोर्स की 2 इमेज बनाते हैं, दोनों को कोहेरेंट ट्रीट करते हैं, होते ही कोहेरेंट है, वो एक ही से बन रही है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 रियल इमेजेस सेम सोर्स से प्राप्त करते हैं, ये है UIDSC कि 2
कोहेरेंट सोर्स एक सोर्स से प्राप्त किए जा रहे हैं, तो ये तिकड़म लगाई जाती है, बनाते एक ही से हैं। द टू सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, एक ही कलर की हो, तो ज़्यादा आपको इंटरफेरेंस बेहतर मिलेगा। पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स एंड सोर्स शुड बी स्मॉल, जो पाथ डिफरेंस है दो लाइट वेव्स के बीच में वो कम से कम होना चाहिए इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। और आगे की बात, कोहेरेंट सोर्सेज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जो YDSC में है, एक वेव फ्रंट को डिवाइड कर दिया, तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट या डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जो कि पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में होता है थिन फिल्म्स में। आपने देखा होगा सड़क के ऊपर कभी कभी पानी के ऊपर तेल वेल गिर जाता है, पेट्रोल गिर जाएगा या कोई कहीं ना कहीं देखा ही होगा, और सनलाइट पड़ती है, आप ऐसे हिलिए तो वहां पर डिफरेंट कलर्स दिखाई पड़ते हैं आपको। 100% आपने देखा होगा। ये साबुन का ही झाग गिर जाए, कहीं साबुन जैसा मामला गिर जाए पानी के ऊपर, आप बाहर क्या नहाएंगे, खैर मतलब आप देखे होंगे उसको ऐसे, तो आपको कलर दिखे होंगे, वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। वहाँ वो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होती, वो वहाँ पर वाइट लाइट से इंटरफेरेंस जितना बन पाता बन जाता डिफरेंट कलर्स के हिसाब से। तो वो कहानी क्या है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से कार्यक्रम ये होता है। खैर, अब अगली बात क्या है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, मतलब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। सस्टेन्ड का मतलब वही होता है कि जहां आई मैक्स है वो आई मैक्स रहे, जहां आई मिनिमम है आई मिनिमम रहे, क्योंकि समय के साथ तेजी से बदलेंगे तो हमें लगेगा लाइट एक जैसी है, डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो पहली बात, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, ये मैंने आपको बताया था कि कोहेरेंट सोर्सेज अगर नहीं हुए तो इल्यूमिनेशन क्या होगा, एवरेज हो जाएगा, क्योंकि cos फाई फिर बदलेगा, एवरेज वैल्यू cos फाई विल बी 0 एंड I1 प्लस I2 चारों तरफ दिखाई पड़ेगा। कोहेरेंट सोर्सेज होंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएंगे। अच्छा, इसी बात में आगे बढ़ते हुए सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होनी जरूरी है। सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अगर नहीं हुई तो कोहेरेंट ही नहीं हो पाएंगे। सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होती है तो ही हमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट मिलता है। तो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंटरफेयर करें, और अगर एम्पलीट्यूड्स हमारे बराबर रहेंगे तो हमको कंट्रास्ट बड़ा अच्छा मिलेगा। कंट्रास्ट किस चीज़ का, जब वो डार्क फ्रिंजेस बनेंगी तो एकदम काली बनेंगी, और जब ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी तो एकदम चमकदार बनेंगी। मतलब काला ब्राइट और काले में काफ़ी कंट्रास्ट, काफ़ी दूरी हो जाएगी, एकदम काला काला दिखेगा, ब्राइट ब्राइट दिखेगा। तो कंट्रास्ट आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग या अच्छा मिलेगा अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है तो। अब ये पूरी बात मैंने पढ़ा दी आपके लिए। आज का चैलेंज 3 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन हमेशा मैं देता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि आप उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं उसके आंसर्स, वरना लगा लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेक्चर आप पढ़ें और क्वेश्चंस एक भी ना लगाएं तुरंत तो वो दिमाग में रहता नहीं है। तो चलिए, अब बाकी अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 सेकंड का वक्त दूंगा जो आप पॉज कर सकते हैं इसको और सोच सकते हैं। तो बड़ा आसान सा सवाल है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी, फिर भी आप इसको देख लीजिए, दिमाग जरूर लड़ाइएगा, क्योंकि दिमाग फंसाने पर ही जीत हासिल होती है। ये नंबर 2 सिचुएशन है। सवाल है 5 सेकंड का ब्रेक का मतलब पॉज, और इस 5 सेकंड में आप कोशिश कीजिए पॉज करने की, नोट कर लीजिए और शांति से सवाल को लगाइए। आज का आखिरी चैलेंज आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान सवाल, निश्चित लग जाना चाहिए। 5 सेकंड इसके लिए भी ले लीजिए, आप पॉज कर लीजिए और इसको लगाइए ज़रूर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई लेक्चर आप पढ़ते हैं और आपसे सवाल ना लगें तो लेक्चर के उस पॉइंट पर जाके, यहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प लगा मिलेगा, रिविजिट कर लीजिए, जिससे कि वो चीज़ सीख जाएं। पर्पज़ आपका ये है कि आप जिस लेक्चर को देखें उसका फ़ायदा उठा पाएं, फ़ायदा ऐसे ही ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।